हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेन यांगली जब ब्यूरियल माउंट पहुँच चुकी थी तो यहाँ पे लैन वांगजी और विंग के साथ उसका कुछ कन्वर्सेशन हुआ था, जिसमें उसने यहाँ पे विंग और लैन वांगजी को बताया था कि इतने सालों से जो विंग कल्टीवेशन वर्ड के सामने इतना बुरा बना हुआ है वो एक्चुअल में बुरा था नहीं, उसे बनाया गया था। सबके सामने विंग को वैसे प्रेजेंट किया गया था। लैन वांगजी जेन यांगली की तरफ देखते हुए बोलता है, तो क्या इतने सालों से जो कुछ भी विंग के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो जानबूझ के लगाए जा रहे होंगे? तो यहाँ पे जेन यांगली हाँ में अपने सर को हिलाते हुए बोलती है, हाँ ये बात तो श्योर है, लेकिन हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते जिसके पास हमें मतलब जिसके ऊपर हमें शक है वही ये सब कुछ करा रहा है। हो सकता है हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हों, लेकिन अभी तक जितना भी क्लू हमको मिला है उसके हिसाब से मुझे लगता है हम सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। बट अब आगे जाने के लिए हमें तुम दोनों की हेल्प चाहिए होगी। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, युवान के लिए सबसे सेफ प्लेस इस वक्त लेंस सेक्ट ही होगी। बाकी सारी ब्यूरियल माउंट के लोगों के लिए मैं पर्सनली इंतज़ाम करूंगी। और रही बात तुम दोनों की, लैन वांगजी तुम तो अपने सेक्ट लौटोगे, लेकिन विंग तुम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही लोगों को ये पता चलेगा कि तुम लैन सेक्ट वापस आ चुके हो सकता है कि सारा कल्टिवेशन वर्ड मिल के लैन सेक्ट पे ही हमला कर दे। हालांकि मैं इस बात से भी पूरी तरीके से श्योर हूँ कि जैसे ही तुम यहाँ से वापस लौटोगे तो यहाँ पे भी अटैक किया जाएगा, इसलिए सारे ब्यूरियल माउंट के लोगों को यहाँ से जाना ज़रूरी है। एक बार सारी चीज़ें शांत हो जाए तो उसके बाद वो लोग यहाँ पे लौट सकते हैं, लेकिन जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती वो लोग यहाँ पे नहीं लौट सकते, और तब तक के लिए मैं उनका इंतज़ाम खुद से करूँगी। यहाँ पे विंग और लैन वांगजी की एक दूसरे की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं। उसके बाद बोलते हैं, ठीक है हम लोग यहाँ से आने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे जेन यांगली तुरंत ही अपने इनर पॉकेट से एक चीज़ निकालती है जो कि एक पाउच टाइप का था। उसको सामने टेबल में रखने के बाद जेन यांगली एक स्पेल यूज़ करती है, जिसके यूज़ होते ही वो पाउच खुद से खुद खुलता है और उसमें से एक तलवार निकलती है, वो जो कि अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं थी। बट हाँ, इसे देख के विंग, लैन वांगजी और जेन यांगली थोड़ा बहुत इस बात की तरफ मतलब श्योर हो चुके थे कि शायद ये बादशाह यानी कि निये मिंगजू जो था उसकी तलवार थी। इस तलवार को देखते ही विंग और लैन वांगजी दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे, और जेन यांगली जो कि उनके एक्सप्रेशंस को समझ चुकी थी, वो बिना उनके क्वेश्चन का वेट किए ही अपने शब्दों को आगे बढ़ाते हुए बोलती है, हाँ तुम दोनों सही समझ रहे हो, ये तलवार पूर्व कुल प्रमुख निये की ही है और ये हमें निये सेक्ट से ही मिली है। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद इस तलवार को शस्त्रागार में रख दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अचानक से ही हरकतों में आना शुरू किया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी से भरी हुई है। इसको ऐसे ही छुपाना मुश्किल है। अभी तक ये पूरी तरीके से विजिबल नहीं हुई है, लेकिन हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये उन्हीं की तलवार है, क्योंकि इसका सेफ बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन आगे की जानकारी के लिए और इस तलवार को पूरी तरीके से विजिबल करने के लिए हमें आगे छानबीन करनी होगी, जो कि अब तुम दोनों को करनी है। इसके बाद विंग और लैन वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और उसके बाद विंग अपनी सिस्टर यानी कि जेन यांगली से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे जेन यांगली उसे बताती है कि लगभग 3 साल पहले जब अचानक से निये सेक्ट की हालत थोड़ी सी डाउन होने लगी थी, हालांकि जब से निये मिंगजू की डेथ हुई थी उसके बाद वो डाउन ही थी, बट हाँ इतनी भी डाउन नहीं थी, क्योंकि निये हेसांग ने बहुत सारे लोगों की हेल्प से अपने सेक्ट के चारों तरफ बैरियर सेट कर रखे हैं, जिसके चलते वहाँ के लोग जीवन तो व्यतीत कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ इतना भी नहीं कि बहुत बुरी स्थिति में हो। बट अचानक से निये सेक्ट का जो मतलब महल है ना, वहाँ पे चीज़ें बहुत बुरी होने लगी। धीरे धीरे यहाँ पे निये हेसांग की हालत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि उसको इस सब से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। हालांकि उसने बिना किसी को पता लगे ही इस चीज़ को काबू तो कर लिया था, लेकिन वो पूरी तरीके से काबू नहीं कर पाया। इस तलवार की हरकतों में आने के बाद से ही उसने थोड़ी थोड़ी खोज करनी शुरू की, जहाँ पे उसे बहुत कुछ चीज़ें मिलने लगी। उस वक्त उसे नहीं पता था उसे किसके पास जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और देखा जाए तो एक दूसरे के खिलाफ भी था।
उस वक्त उसको सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन जो लगा वो मैं ही थी और वो मेरे ही पास आया। और तब से मैं और हुएसांग पूरी तरीके से इस मामले की जांच में लग गए, जहाँ पे हमें बहुत कुछ पता भी चला। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो हमें पता चली थी वो ये कि हमारे एंड से भेजे जाने वाले कोई भी पत्र विंग को नहीं मिल रहे थे। उसने फिर से उन पत्रों यानी कि उन लेटर्स की तरफ इशारा किया जो कि उसने पहले ही टेबल पर रख दिए थे। तो यहाँ पे लेनोंग जी के दिमाग में क्वेश्चन आया कि आखिरकार यहाँ पे जैन यांगली के पास दोबारा से ये लेटर्स कैसे गए। तो यहाँ पे जैन यांगली उससे बताती है कि ऐसा नहीं है कि उससे किसी पर्टिकुलर इंसान के थ्रू ही मिले थे। वो खुद भी नहीं जानती कि ये चीज़ें उसे कैसे वापस मिली हैं। वो बस इतना जानती है कि उसके साथ एक और लेटर था जिसमें लिखा गया था कि ये लेटर कभी भी विंग के पास पहुँचे ही नहीं थे। उसने बहुत मुश्किलों के साथ इन लेटर्स को इकट्ठा किया है और तब जाके आपके पास भेज रही हूँ। फिलहाल मैं इतना ही कर सकती हूँ। अगर आगे आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं गुप्त रूप से आपकी पूरी सहायता करूँगी, लेकिन मैं पूरी तरीके से सबके सामने नहीं आ सकती। ऐसा कहते ही विंग यांगली की तरफ देखता है और उसके बाद उससे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने इसमें कोई जांच करना शुरू नहीं किया था। तो यहाँ पे यांगली बताती है कि उसने बहुत ज़्यादा जांच करने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये किसके द्वारा आए गए। क्योंकि उसको अचानक से उसके रूम के बाहर ही, मतलब जो उसका रूम था उसके दरवाजे के बाहर ही पड़े मिले थे और लकीली ये उसी को मिले थे। और यहाँ पे किसी ने ना ही किसी को आते देखा था ना जाते देखा था, जिसकी वजह से हम इस तरीके से तो खोजबीन नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, मैंने उस लेटर में लिखी हुई जो राइटिंग थी ना उसके बेस पे यहाँ पे तहकीकात करनी शुरू की। तो यहाँ पे फिर भी मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन इन लेटर्स पे ध्यान देना शायद इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जिस पे ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये बात है कि मुझे लगता है हमें पूर्व कुल प्रमुख की डेथ बॉडी को ढूंढना चाहिए। क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई थी उनकी डेथ बॉडी अचानक से गायब हुई थी और हमें बस वही ढूंढनी है। अगर हमें वो मिल जाए तो शायद हो सकता है हम उनके पास्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे विंग अपने सिस्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, तो क्या आप उस तरकीब को अपनाना चाहती हैं। तो यहाँ पे जैन यांगली हाँ में अपने सर को हिलाते हुए बोलती हैं, हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास इस गुत्थी को सुलझाने का बस एक यही तरीका है। अगर हमने ये किया तो शायद ही हमारी हमने जो इतना सब कुछ किया है उसमें हमें सफलता मिल पाए। लेकिन अगर हमने ये नहीं कर पाए तो शायद हम इसी भंवर में, इसी मैटर में ऐसे ही उलझे रह जाएंगे। हमें ये जल्द से जल्द करना होगा और आगे की तहकीकात अब तुम दोनों को करनी होगी, क्योंकि मैं और हुएसांग इस तरीके से नहीं घूम सकते। लेकिन हाँ, कोई घूम सकता है तो वो तुम दोनों हो, क्योंकि लेनवांग जी ऑलरेडी अपने सेक्ट लीडर के ओहदे को छोड़ चुका है और तुम कहीं भी जाओ किसी को कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए वो तुम दोनों ही हो जो कि इस चीज़ को अब आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इसी के साथ जैन यांगली ने उस तलवार को वापस से उस पाउच में डाल दिया और उसे लेनवांग जी की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि लेनवांग जी इस वक्त प्योर सोल है। ऑफ कोर्स सी बात है, उसके पास रहेगी तो ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर रहेंगी। क्योंकि विंग के पास अगर वो रही तो हो सकता है विंग थोड़ा सा इसकी वो रिसेंटफुल एनर्जी जो उस तलवार के अंदर थी वो विंग पे हावी हो सकती है। लेनवांग जी ने उस तलवार वाला जो पाउच था उसको अपने इनर पॉकेट में रख लिया और उसके बाद यांग की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ की चीज़ें जब मैनेज हो जाएंगी तो हम तुरंत ही यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा कहते हुए उन तीनों ने ही अपनी कन्वर्सेशन को यहीं पे रोक दिया था। विंग अपनी सिस्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, तो क्या आप 2-4 दिन यहाँ पे रुकना पसंद करेंगी। तो यहाँ पे यांगली बोलती है, शायद नहीं, क्योंकि मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तो विंग अपने आंखों को बड़ी करते हुए बोलता है, एटलीस्ट आज तो रुक जाइए। तो यहाँ पे यांगली बोलती है, ठीक है, लेकिन उसे कल सुबह होते ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो अपनी दासियों को चकमा दे के यहाँ पे आई हैं। अगर वो ज़्यादा देर तक मुझे ढूंढते रहे तो हो सकता है कि मैं जिस तरीके से यहाँ पे पहुँची हूँ बाकी लोग भी यहाँ पे पहुँच जाएं और शायद हमारा प्लान स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो जाए। इसलिए मुझे से जल्दी वापस जाना होगा, क्योंकि मैं दासियों को ज़्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकती। क्योंकि अगर उन्हें मैं जल्दी से जल्दी नहीं मिली तो हो सकता है कि वो लोग मुझे ढूंढना स्टार्ट कर दें और ये बात वापस से जिन सेक्ट पहुँच जाए। यहाँ पे विंग को भी कॉन्सिक्वेंसेस आराम से दिख रहे थे कि आगे क्या हो सकता है कि यांगली ढंग से सही टाइम पे नहीं मिली। तो यहाँ पे वो उसको बोलता है कि ठीक है, अगर यही बात है तो मुझे लगता है आपको तुरंत निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आपके दासी को कल सुबह तक आप नहीं मिली तो हो सकता है चीज़ें तब तक बिगड़ चुकी हो और हम कल सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकते। और रही बात यहाँ की,
तो जैसे हमने प्लान किया है, युआन लैंड सेक्टर जाएगा और बाकी के ब्यूरिल माउंट के लोग आपके साथ जाएंगे और मैं जो कि शहरी टाउन में ही रहूँगा, लेकिन हाँ उसके बाद मैं लैनवांग जी के साथ आगे की यात्रा के लिए निकलूँगा। यहाँ पे जैन यांगली एक स्वीट से स्माइल के साथ विंग की तरफ देखती है और उसको थैंक यू बोलती है कि एटलीस्ट उसको समझा। तो यहाँ पे विंग बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, हम दोनों जब ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी तब जाके एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पे जैन यांगली उठ के विंग की तरफ देख जाती है और विंग भी तब तक उठ चुका था। जैन यांगली विंग को अपने गले से लगाते हुए बोलती है, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो याद रखना ये हमारी लास्ट मुलाकात ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरे लिए तुम कभी गलत नहीं हो और कभी इस चीज़ का मलाल मत रखना कि तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, क्योंकि सच यही है कि हो सकता है कि दोबारा मैं तुम्हें कभी ना दिखूं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे मारने की साजिशें रची जानी शुरू हो चुकी हैं और मैं किसी भी वक्त मारी जा सकती हूं, और इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें तुम दोनों को पहले ही बताना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों के ऊपर जो मैंने जिम्मेदारी डाली है तुम उसे ज़रूर निभाओगे और कल्टीवेशन वर्ड को ज़रूर बचाओगे। मैं एक महारानी हूँ तो ऑफकोर्स मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना ही होगा। विंग इस हक को ब्रेक करते हुए अपने सिस्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं आपको कुछ नहीं हो सकता, और रही बात इस कल्टीवेशन को वर्ड को बचाने की, मैं पहले आपको बचाना सही समझूंगा। इस कल्टीवेशन वर्ड को बचाने के चक्कर में मैं आपको नहीं खो सकता। अगर ऐसा आपको लगता है कि आप मुसीबत में पड़ने वाली हैं तो आप मुझे आदेश दीजिए, मैं वेनिंग को हमेशा आपके साथ रखूँगा। यहाँ पे यांगली बहुत जल्दी ही विंग के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे लिए ये कल्टीवेशन वर्ड वाले दुश्मन क्यों बने हैं। और हाँ, ये बात उसे अच्छे से सिखा देना और समझा भी देना, चाहे कुछ भी हो जाए उसे हाइपर नहीं होना है और किसी के सामने नहीं आना है। जब तक सब चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती वो किसी के सामने नहीं आ सकता और कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिसके चलते उसके ऊपर मुसीबत आ जाए। तुमने उसे बचाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं, तो प्लीज़ एक और कोशिश करना कि उसको कंट्रोल करके रखना, क्योंकि अगर वो गलती से भी किसी के सामने आ गया ना तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाएं। तो यहाँ पे विंग इस बात पे अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, ठीक है वेनिंग कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। जैन यांगली फाइनली फिर से अपने ब्रदर को यानी कि विंग को अपने गले से लगाती है और एक टाइट सा हक देने की बात बोलती है कि वो उसे इसी वक्त जाना होगा। तो यहाँ पे विंग भी अपने सर को हिलाता है और अपने सिस्टर को अपने एंट्रेंस मतलब जो एग्जिट डोर था वहाँ तक पहुँचाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही जैन यांगली यहाँ से जा चुकी थी उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे वेनिंग था, और यहाँ पे जैन यांगली को जाता हुआ देख विंग वेनिंग की तरफ आता है, उसके पास आके बोलता है, तुम समझ गए हो ना तुम्हें क्या करना है। यहाँ पे वेनिंग हाँ में अपने सर को हिलाता है और यहाँ से निकल पड़ता है। फाइनली विंग अपने केव में जा चुका था। वहाँ जाने के बाद उसे हल्की हल्की सी गर्माहट फील होने लगी थी, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ उसको जो अपने सामने दिखी थी वो था लैनवांग जी। लैनवांग जी अभी भी उसी के सामने था। लैनवांग जी जैसे ही विंग को देखता है तो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम्हारे माथे पे पसीना क्यों आ रहा है। लैनवांग जी का ये सिली सा क्वेश्चन सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करने लगा था, क्योंकि वो उससे डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकता ना कि ये उसका हीट साइकिल का टाइम है, लेकिन इससे भी बड़ी इरिटेशन उसे इस बात से हो रही थी कि वैनकिंग ने अभी तक उसे मेडिसिन्स क्यों नहीं दी हैं, वो कहाँ हैं। वो वैनकिंग की खोज के लिए वापस जाने ही वाला था कि तभी लैनवांग जी ने पीछे से आके उसके हाथ को पकड़ दिया। उसके बाद बोला, विंग प्लीज़ बंद करो उस मेडिसिन को लेना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एटलीस्ट अब तो तुम्हें मेरी हेल्प ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे मेडिसिन चाहिए प्लीज़। वो अपने आंखों को इतनी टाइटली बंद किए हुए था कि वो आराम से देख सकता था, लैनवांग जी आराम से देख सकता था कि इस वक्त विंग की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वैनकिंग ने जैसे उसे पहले ही बता दिए थे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस मेडिसिन को लेने की, तो यहाँ पे विंग को और ज़्यादा मेडिसिन लेने का मतलब देने की परमिशन वो नहीं दे सकता, इसलिए उसने विंग के हाथ को बहुत टाइटली पकड़ा। उसके बाद बोला, प्लीज़ मुझे हेल्प करने दो। तो यहाँ पे लैनवांग जी की तरफ देखते हुए विंग ने बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम हेल्प कर पाओगे। तो यहाँ पे
लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है मैं उस तरीके से हेल्प नहीं करूँगा, लेकिन एटलीस्ट मेरे अदर वेज पे तो मैं कर सकता हूँ ना। एटलीस्ट तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट तो कर ही सकते हो विंग। विंग ने लैनवांग जी की तरफ देखा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था इस हीट को शांत करने का क्या तरीका है, किस तरीके से शांत होगी। और इस वक्त इमिडिएटली लैनवांग जी को वो परमिशन नहीं दे पा रहा था, क्योंकि लगभग 16 साल हो चुके थे ऐसी हर चीज़ें जब उन दोनों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे वो कैसे उसको परमिशन दे दी डायरेक्टली कि ठीक है, मेरी हीट साइकिल में तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। लैनवांग जी विंग की इस दुविधा को अच्छे से समझ रहा था। उसने विंग के फेस को अपने हाथों में लिया, उसके बाद बोला, एक वही तरीका नहीं है विंग, तुम मुझ पे जब तक पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते मैं तुम्हें उस तरीके से टच नहीं करूँगा, प्रॉमिस। लेकिन और भी वेज हैं, और तुम्हारे उस मेडिसिन से काफ़ी अच्छे तरीके हैं, प्लीज़ मुझे हेल्प करने दो। विंग का जो पसीना था वो अब बहुत ज़्यादा होने लगा था। धीरे धीरे उसे बॉडी में भी पेन होने लगा था, जो कि उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, उसकी गोल्डन कोर नहीं थी। तो ये दर्द उसके लिए सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लैनवांग जी को अब परमिशन देने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। लैनवांग जी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया, उसके बेड पे जाके ले गया, और उसके बाद उसकी रिस्ट को अपने हाथ में पकड़ा और सेकंड हैंड से 2 फिंगर से एक ब्लू लाइट जो आ रही थी उसकी रिस्ट भी डालना शुरू किया, जिसके चलते विंग को धीरे धीरे ऐसा एहसास होने लगा था जैसे कि कुछ ठंडी सी चीज़ उसके अंदर जा रही है। विंग ने इस चीज़ को महसूस करना शुरू किया। यहाँ पे उसकी गर्माहट तो शांत हो रही थी, लेकिन पेन अभी भी था। धीरे धीरे विंग का जो स्वेट था, जो पसीना था, वो गायब हो चुका था। उसकी बॉडी का बढ़ा हुआ टेम्परेचर शांत हो गया था, लेकिन पेन अभी भी था। हाँ, उतना नहीं था जितना और टाइम पे होता है। विंग फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए रिलीफ तो फील कर रहा था, लेकिन लैनवांग भी अच्छे से जानता था कि इस वक्त अगर उसने इस कनेक्शन को तोड़ दिया तो शायद हो सकता है जल्दी ही विंग फिर से उसी पेन को, उसी गर्माहट को, उसी हॉटनेस को फील करने लगे। इसलिए उसे कम से कम कुछ टाइम के लिए ही सही इसे आगे कंटिन्यू करना होगा। लगभग 3 घंटे निकल चुके थे जब तक लैनवांग जी ये कंटिन्यू कर रहा था। विंग अच्छे से समझ पा रहा था कि वो अपने स्पिरिचुअल पावर का कुछ पार्ट मुझे दे रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो वीक हो जाएगा। विंग अपने हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था, बट लैनवांग जी ने उसके रिस्ट को बहुत टाइटली पकड़ा। विंग पेन में भी था, बट उसे कुछ अच्छा भी फील हो रहा था, क्योंकि इस वक्त उस इंसान का साथ उसे मिल रहा था जिसका साथ वो हमेशा से चाहता था। और इस वक्त वही इंसान उसे शांत करने की, उसे ठीक करने की, उसकी दुख तकलीफ को दूर करने की कोशिश कर रहा था, बिना ये सोचे कि हो सकता है इससे उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लेकिन उसके बारे में सोचने के लिए विंग था ना। विंग लैनवांग जी की तरफ देख रहा था, तो वो अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहा था कि धीरे धीरे लैनवांग जी की भी ना थोड़ी बहुत स्वेट होने लगा था, उसकी बॉडी में भी गर्माहट होने लगी थी। इसलिए नहीं कि वो अपने रट में आ रहा था ऐसा कुछ, बट हाँ इसलिए ज़रूर क्योंकि वो 3 घंटे से कंटिन्यू एक ही प्रोसेस को दोहराई जा रहा था, जिसकी वजह से विंग को थोड़ा टेंशन तो होने लगी थी। बट विंग कुछ बोल पाता इससे पहले ही लैनवांग जी एक गाना गाना स्टार्ट करता है, और उस गाने को गाने के बाद विंग पता नहीं कौन सी दुनिया में खो चुका था। उसे ये पता ही नहीं चला कि वो अपनी हीट साइकिल पे है, उसे पेन भी हो रहा है। हॉटनेस तो चलो लैनवांग जी ने पहले ही कम कर दी थी, बट उसका पेन ये कहाँ गायब हो रहा है। लगभग 8 घंटे निकल चुके थे जहाँ पे लैनवांग जी अभी भी उसी पोजीशन में था, लेकिन विंग आराम से सो रहा था, क्योंकि इससे पहले इन 16 सालों में इतनी अच्छी नींद उसकी हीट साइकिल के टाइम पे उसे कभी महसूस ही नहीं हुई। बहुत अच्छे से, बहुत आरामदायक नींद इस वक्त वो ले रहा था। अब विंग नींद ले ही रहा है तो हमें भी इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।